हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है पार्ट 2 क्लास 11th अकाउंटेंसी का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था किस किस के बारे में, एंटिटी के बारे में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में, कैपिटल के बारे में, एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में। बिना टाइम वेस्ट करे आज स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और अभी तक लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास छूटने ना पाए। चलो आ जाओ, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 2, जिसमें अपन पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। आ जाओ, चलो तो देख लेते हैं भाई फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। कल अपन ने एसेट्स के बारे में पढ़ा था, नॉन करंट एसेट्स। तो ये वो होती हैं नॉन करंट एसेट्स। कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। तो ये जो फिक्स्ड एसेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मशीन का चित्र मैंने आपके लिए लगाया है बड़ी मेहनत करके। तो ये क्यों लगाया बेटा? क्योंकि मशीन क्या होती है? फिक्स्ड होती है बिजनेस में, है ना। ऐसा होता है कि 4 दिन बाद जाओगे तो छोटी हो जाएगी, नहीं होगी, है ना। कैसी रहती है? फिक्स्ड। बिल्डिंग भी कैसी रहती है बेटा बिजनेस में? फिक्स्ड रहती है। फर्नीचर, है ना, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है बेटा? ये आपकी फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि ये बिजनेस में कैसी रहती है? फिक्स्ड। जैसे तुम्हारे घर में फर्नीचर लग रहा है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी टीवी, फ्रिज, ये सब कैसी हैं? ये घर की फिक्स्ड एसेट्स हैं, है कि नहीं। वैसे ही बिजनेसेस में जो प्लांट, मशीनरी, प्लांट मतलब पता है जो बड़े बड़ी मशीन लगी होती है ना एक दूसरे से कनेक्टेड, उसे प्लांट बोलते हैं। मशीनें हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या होती हैं? ये बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। कौन सी एसेट्स होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स। और यही फिक्स्ड एसेट मैंने आपको कल मतलब जो अपना लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था। 2 तरह की फिक्स्ड एसेट होती हैं, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब, टेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं जिन्हें आप देख सकते हो। देखो ये मशीन दिख रही है, अपन इसे छू भी सकते हैं, मतलब फिजिकली ये टचेबल होती है। बिल्डिंग भी देख सकते हो, छू सकते हो। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी फेल्ट, है ना, वो होती हैं आपकी टेंजिबल एसेट। आ जाओ, टेंजिबल एसेट रिफर्स टू दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा। इन सबको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और ये कैसी मतलब फिक्स्ड है। समझ में आ गया? तो ये कौन सी एसेट्स होती हैं बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में कौन सी एसेट्स होती हैं? टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल अपोजिट कर दो, जिन्हें ना तो आप देख सकते हो, जिन्हें आप ना तो छू सकते हो, फिर भी ये क्या होती हैं? एसेट होती हैं। जी हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं बेटा, इनसे भी पैसा आता है, इनसे भी बिजनेस चलाने में हेल्प मिलती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये कौन सी एसेट है? इनसे भी पैसा आता है, ठीक है। ये वो एसेट्स हैं बेटा जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप इन्हें महसूस कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनका वास्तविकता में इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। दैट इज दे कैन नॉट बी सीन, ना इन्हें देख सकते ना छू सकते। एग्जाम्पल गुडविल। क्या? गुडविल। अब आप कोई से ही शहर के हो, मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, मिठाई लाना है। क्या लाना है? मिठाई लाना है भैया, मुंह मीठा करते हैं, चलो। क्यों करना है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको बेटा 3-4 दुकानों के नाम ध्यान आए होंगे। लेकिन क्या आपके शहर में सिर्फ वही 3-4 दुकानें हैं? नहीं है। लेकिन वो सिर्फ 3-4 दुकान का ही नाम क्यों ध्यान आया? गुडविल, जान पहचान, रेप्यूटेशन। भाई उनने इतने सालों से आपके शहर में क्या बनाई है? गुडविल बनाई है, रेप्यूटेशन बनाई है। और ये गुडविल क्या है? एसेट। क्योंकि बेटा जिनकी गुडविल होती है, ज़्यादातर शहर के लोग उन्हीं के पास में क्या जाएंगे? स्वीट्स खरीदने जाएंगे, और शायद आप भी वहीं जाते होगे, ठीक है। तो गुडविल वो होती है। एक होता है बेटा पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट पेपरों में ही होता है, ठीक है। कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, पेपर में होता है। पेटेंट है क्या सर? पेटेंट क्या होता है कि तुम लोग क्या करते हो, अगर मान लो तुमने कोई इन्वेंशन कर दिया, बढ़िया सा आपने कोई इन्वेंशन कर दिया, नई चीज़ ले आए आप, ठीक है। तो आप मालूम है क्या कर सकते हो? आप उसका पेटेंट ले लो। क्या ले लो? पेटेंट। आप जैसे ही उसका पेटेंट ले लोगे ना, इसका मतलब आप उस इन्वेंशन के मालिक हो। वो प्रूफ करता है कि दैट ही इज़ द ओनर ऑफ दैट इन्वेंशन। मतलब आपकी परमिशन के बिना कोई उस चीज़ को बना ही नहीं सकता बेटा। हाँ, और अगर किसी को बनाना है ना, तो आपसे उसको या तो पेटेंट खरीदना पड़ेगा, या तो आपसे उसको कॉपीराइट खरीदना पड़ेगा। समझ में आ गया? आप शायद कॉपीराइट भी समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई चीज़? पेटेंट, ठीक है। जैसे वो तुम्हें पता है फ्रिड्जी स्पिनर आया था, तो फ्रिड्जी स्पिनर ना वो एक लेडी ने इन्वेंट किया था,
समझ में आ गया। लेकिन उनके पास शायद पैसे नहीं थे, क्या नहीं थे, तो उसका वो पेटेंट नहीं ले पाई, तो किसी और ने उसका क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया, और एक टाइम पे बहुत चले थे वो। ट्रेडमार्क क्या होते हैं तुम्हें पता ही है ना। एप्पल वही सबको चाहिए आज के टाइम पे, खाने के लिए नहीं, चलाने के लिए। उस एप्पल के पीछे एक लोगो लगा रहता है, वो क्या, उसका ट्रेडमार्क है। नाइकी हो गया, प्यूमा हो गया, है ना, नोकिया तो चलो बेचारा अब ख़त्म हो गया, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिनके क्या है बेटा, ट्रेडमार्क हैं। क्या है, ट्रेडमार्क, समझ में आया, जिससे आप उसके ब्रांड की क्या करते हो, पहचान करते हो। अब आपको कॉपी मिलता है बेटा, वो इलीगल है, समझ में आया, वो लीगल नहीं है, ठीक है। तो उस ट्रेडमार्क को बेटा वही कंपनी यूज़ कर सकती है जिस कंपनी ने उसको रजिस्टर करा रखा है, उसके अलावा उसे और कोई यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज वो ट्रेडमार्क ब्रांड की क्या है, आइडेंटिफिकेशन करता है कि वो उस ब्रांड का है। समझ में आया कि नहीं। तो वैसे ही ट्रेडमार्क, अगर आपका कोई ट्रेडमार्क है, आप उसे बढ़िया रजिस्टर्ड करा लेते हो, तो वो आपकी क्या है बेटा, वो भी आपकी एसेट है। क्या है, एसेट। आया समझ में। चलो आगे होगा, आगे चलें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपकी क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपकी क्या है बेटा, एसेट। क्या है, एसेट है। क्यों है एसेट, क्योंकि ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं ये आपको बिजनेस को चलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। आपके कितने भैया बहन वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, तो वो एक कंपनी के सर्वर पे और एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं बेटा। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो दिस इज़ द एसेट। क्लियर है। अगर आपने अपने कंपनी के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर बनवाया है, तो वो आपकी कंपनी को चलाने में, आपके बिजनेस को रन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए वो आपकी क्या है, एसेट है। इसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा अपना, नेक्स्ट है अपना बेटा फिक्टिशियस एसेट। अच्छा, फिक्टिशियस वर्ड कहाँ से आया बेटा, फिक्शन से। किससे आया है, फिक्शन। फिक्शन का मतलब पता है, पिक्चर से पहले आता है ना कि भाई वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। वैसे ही फिक्शन का मतलब क्या होता है, फिक्शन का मतलब मान लेना। क्या कर लेना, मतलब वो अपनी एसेट होती नहीं है, अपन उन्हें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये अपनी क्या है, एसेट है। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच नाइदर हैव एनी रियल वैल्यू नोर हैव एनी फिजिकल फॉर्म। ना तो इनकी कोई रियल वैल्यू होती है, ना तो इनका फिजिकल कोई फॉर्म होता है, लेकिन फिर भी इन्हें क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ग्राउंड्स। किसके वजह से, लीगल ग्राउंड्स की वजह से। These assets are neither tangible assets nor intangible assets. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब लीगल ग्राउंड से कैसे, चलो मैं बताता हूँ। ना तो ये टेंजिबल है, ना तो ये इंटेंजिबल है। क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, मान के चलो कि आप एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, अपनी कंपनी का नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। तो आप जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, तो आप क्या करते हो, उसका प्रमोशन करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो मान के चलो कि आपने भाई अच्छा बेहतरीन सा कोई सा प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, और उसके लॉन्च में बेटा आपने 5 करोड़ उड़ा दिए। काहे में, एडवर्टाइजमेंट में, समझ रहे हो। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट का आपने एस्टीमेट निकाला, आपके अकाउंटेंट्स और उन्होंने एस्टीमेट निकाला कि इससे आपको कितने साल फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको 5 साल तक फ़ायदा मिलेगा। कितने साल तक, 5 साल तक आपको इससे क्या मिलेगा बेटा, फ़ायदा मिलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो ये जो खर्चा है ना, ये खर्चा आपके लिए एसेट में कन्वर्ट हो गया। इसे क्या मानेंगे, बिकॉज ऑफ अवर लीगल ग्राउंड, बिकॉज ऑफ अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में, अपनी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, रूल्स के वजह से ये जो खर्चा आपने किया है, दिस एक्सपेंस टर्न्ड इनटू व्हाट, अवर एसेट्स। बिकॉज इस खर्चे के वजह से, इस 5 करोड़ के खर्चे की वजह से आपको कितने साल फ़ायदा होगा, 5 साल फ़ायदा। तो अगर खर्चे की वजह से 5 साल फ़ायदा होगा ना, तो ये खर्चा 5 टुकड़ों में आना चाहिए। कितने टुकड़ों में, 5 टुकड़े। मतलब अपन इस 5 करोड़ के 5 टुकड़े कर देंगे, यानी 1 करोड़। हर साल 1 करोड़ को खर्चा मानेंगे, और एसेट से हर साल क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। यानी अभी 5 करोड़ है, 1 साल हो गया, कम कर देंगे। अब कितना बचा, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 0। समझ में आ गया कि नहीं आया। और आगे अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसे बस नाम के लिए क्या मान लेते हैं, एसेट मान लेते हैं। ये एसेट होती नहीं है। चलो आगे चलें, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट बेटा रिसिप्ट्स। क्या है बेटा, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स यानी पैसा आना। आ जाओ। तो रिसिप्ट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड। बोला था ना, अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। अमाउंट रिसीव्ड यानी या तो पैसा आ गया है, या तो पैसा आएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो रिसिप्ट रिफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेलिंग। ठीक है,
या तो आप क्या बेच रहे हो, एसेट के सर, अरे एसेट तो बेचते नहीं है, आपने अभी बताया था रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते। अरे ऐसे नहीं, क्या होता है जैसे 5-6 साल इस्तेमाल कर ली, 7 साल इस्तेमाल कर लिया, अब क्या हो गया, अब वो एसेट तुम्हारे यूज़ में नहीं आ रही, तुम अपग्रेड करने जा रहे हो, क्या करोगे उसको रख के, आया समझ में? तो इसलिए उसे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, रीसेल पर्पस के लिए खरीदते नहीं है, वो तो 4-5-6 साल इस्तेमाल करने के बाद लगता है कि चलो अब अपन इस एसेट्स को क्या कर दो, बेच दो, तो इसलिए अपन उसे क्या कर देते हैं बेटा, बेच देते हैं। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, तो रिसिप्ट क्या होती है बेटा, रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है, कौन को मिलेगा, बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेलिंग, या तो क्या बेच के, एसेट्स बेच के, गुड्स या सर्विसेज बेच के। तो रिसिप्ट्स आर ऑफ 2 काइंड, बेटा 2 तरह की रिसिप्ट होती हैं। कितने तरह की, 2 तरह की। चलो अब ये है ना, ज़रा बहुत अच्छे से समझ लो, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सुनो, रेवेन्यू रिसिप्ट बेटा आपकी वो रिसिप्ट होती हैं जिनसे आपकी एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जिनसे आपकी एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। रिसिप्ट यानी पैसा आ रहा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी वो रिसिप्ट होती है, इनके वजह से ना तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, ना तो आपकी एसेट कम होती हैं। आ जाओ, तो रेवेन्यू रिसिप्ट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये वो पैसा होता है जो आपका नॉर्मल बिजनेस चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कपड़े बेचते हो, है ना, आपका कपड़े बेचने का काम है, तो आपकी बार बार, और हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं रेकरिंग, रेकरिंग बार बार, ये वो रिसिप्ट होती हैं जो आपको साल में बार बार मिलती हैं। कैसी मिलती हैं, बार बार। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, आप सेल ऑफ गुड्स कैसे करोगे बेटा, बार बार करोगे, बार बार करोगे तो पैसे भी कैसे मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या आप सर्विस का काम करते हो तो आप सर्विस बार बार दोगे तो उस सर्विस से आपको पैसे भी कैसे मिलेंगे, बार बार। इंटरेस्ट कैसा मिलता है बेटा, बार बार मिलता है। अरे सर कभी कभी तो अरे 1 साल में भी तो बार बार मिलता है, हर महीने का मिलता है, हाफ ईयरली मिलता है, क्या बोलते हैं आपको, मतलब मंथली मिलता है, हाफ ईयरली मिलता है, ईयरली मिलता है, तो बार बार मिल रहा है ना, इसलिए। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आपकी क्या होती है बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। कमीशन रिसीव्ड, अगर आप कुछ काम करा देते हो तो उसके लिए आप क्या चार्ज करते हो, कमीशन चार्ज करते हो, तो जितनी बार आप काम कराओगे उतनी बार आपको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, तो ये बार बार मिलती है। ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑफ रिकरिंग नेचर, ये वो रिसिप्ट होती हैं, इनसे पैसा कैसे आता है बेटा, बार बार आता है। समझ में आया। और इनसे एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया, आपकी एसेट और लाइबिलिटी ज्यों की त्यों, जैसी की वैसी ही रहती हैं। ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। आ जाओ अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपकी एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर क्या पड़ेगा, देखना, फ़र्क पड़ेगा। कैपिटल रिसिप्ट होती है बेटा नॉन रेकरिंग नेचर की। कैसी होती हैं, नॉन रेकरिंग नेचर। यहाँ पे भी पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, लोन। क्या लिया आपने, लोन। क्या आप लोन बार बार लेते हो, नहीं, आप लोन तभी लेते हो जब आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपकी कौन सी रिसिप्ट है बेटा, ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि यहाँ पे पैसा आ रहा है, अमाउंट रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। ठीक है, आपको पैसा मिल रहा है। तो ये आपकी क्या है बेटा, ये है आपकी नॉन रेकरिंग नेचर की कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि आप ये पैसा कभी कभार ही उधार लेते हो। समझ में आ गया कि नहीं। और मैंने क्या बोला था, कैपिटल रिसिप्ट से किसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर। आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी। आ जाओ, तो कैपिटल रिसिप्ट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, यानी जो रेवेन्यू नहीं है कि नहीं। मतलब कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी। हाँ, मैंने एक और चीज़ बताई थी, एसेट और लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। सुनो, अगर लोन ले रहे हो तो लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। कैसे फ़र्क पड़ेगा, एसेट पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लोन ले रहे हो तो आपकी कैपिटल रिसिप्ट की वजह से आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आया। और क्या होता है सर, कैपिटल रिसिप्ट, या आपने अपनी एसेट बेच दी। क्या बेच दी, एसेट। अगर आपने अपनी एसेट बेच दी, एसेट क्या आप हर साल बेचोगे तो बेटा बिजनेस में बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो एसेट हर साल नहीं बेची जाती, एसेट कैसी बेची जाती, कभी कभार, जब लगता है कि यार इस्तेमाल में नहीं आ रही, क्यों रखना, बेच दो। तो एसेट भी क्या होता है, आप कभी कभार बेचते हो, तो इसलिए वो भी कैसी होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, उससे आने वाले पैसा। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स लाइक मशीन बेच दी, या फर्नीचर पड़ा हुआ था वो बेच दिया, ज़मीन बेच दी, काम में नहीं आ रही थी, तो ये क्या हो गया बेटा, इससे आपकी क्या कम हो गई, एसेट कम हो गई। दूसरा,
कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड दे आइदर इंक्रीज द लाइबिलिटी और लीड टू रिडक्शन इन द एसेट। तो याद रखना बेटा, कैपिटल रिसिप्ट से क्या होता है, या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा देती है, ये कैपिटल रिसिप्ट्स या तो आपकी क्या बढ़ा देती हैं, लाइबिलिटी बढ़ा देती हैं, या तो ये आपकी क्या कर देती हैं, आपकी जो एसेट्स हैं उन्हें क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। समझ में आ गया। लाइबिलिटी कैसे बढ़ाएंगी, या तो आपने लोन ले लिया तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और या तो आपने एसेट बेच दी तो एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना, क्योंकि आगे आपको क्या करना है, इसका अपोजिट करना है। बस आ जाओ, आ गया इसका अपोजिट कौन है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा, खर्चे। ठीक है, आ जाओ। तो एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द अमाउंट स्पेंड ऑन लाइबिलिटी और अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, ये एक अमाउंट होता है या ये लाइबिलिटी होती है जो आपने इनकर मतलब जो आपने करी है, क्या एक्वायर करने के लिए या किसकी पोजीशन लेने के लिए, एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको पोजेस करने के लिए। ठीक है, या गुड्स एंड सर्विसेज पाने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो उसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एक्सपेंस नहीं, क्या, एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ लैंड एक्सपेंडिचर, मशीनरी खरीद रहे हो, क्या है, एक्सपेंडिचर। यानी एसेट को पाने के लिए या कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को पाने के लिए जो आप क्या करते हो, खर्चा करते हो, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर भी कितने तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल अपोजिट कर दो, अपन ने वहाँ क्या पढ़ा था, रिसिप्ट पढ़ा था, है कि नहीं, आपने वहाँ कैपिटल रिसिप्ट पढ़ा था। कैपिटल रिसिप्ट की वजह से एसेट कम हो रही थी और लायबिलिटी बढ़ रही थी। यहाँ अपोजिट कर दो, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से, किसकी वजह से बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, और लायबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ में आ गया, आ जाओ। तो इट रिफर्स टू एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ बिल्डिंग और फर्नीचर या इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो यहाँ पे वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए किया जाता है, टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ योर फिक्स्ड एसेट्स। अपनी फिक्स्ड एसेट्स एग्जिस्टिंग मतलब या तो नई खरीदना या रिप्लेस करना, वो। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, या तो आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, या नई मशीन लगवा रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं। देखो आप दो तरह के खर्चे करते हो अपने घर में, टीवी ले आए, फ्रिज ले आए, है ना, मशीन ले आए, वॉशिंग मशीन ले आए, कार ले आए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस में भी यही होता है, मशीन ले आए, प्लांट ले आए, बिल्डिंग ले आए, फर्नीचर ले आए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया कि नहीं आया। लेकिन एक और खर्चे होते हैं घर पे, क्या होते हैं, दूध ले आए, सब्जी ले आए, भाजी ले आए, चाय नहीं मतलब चाय पत्ती ले आए, वो क्या है बेटा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये रहा, जो खर्चे कैसे होते हैं बेटा, बार बार आप बिल्डिंग कभी कभार खरीदोगे, फर्नीचर कभी कभार खरीदोगे, मशीनरी कभी कभार खरीदोगे, नॉन रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल उल्टा कर दो, ये क्या है बेटा, इट रिफर्स टू एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज ऑल्सो एग्जॉस्टेड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो भाई जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चे होते हैं जो आप एक अकाउंटिंग पीरियड में करते हो, और उसके जो बेनिफिट हैं वो भी आपको उतने ही अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है। जैसे अगर आप रेंट पे कर रहे हो, आप हर महीने रेंट पे करते जा रहे हो, तो आपको तब तक ही सैलरी मिलेगी, आपको तब तक ही आप उस जगह पे रह पाओगे, रह के बिजनेस कर पाओगे, जब तक आप क्या देते रहोगे, रेंट देते रहोगे। सैलरी, अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी जब तक सैलरी देते रहोगे तब तक ही वो काम करेगा, सैलरी देना बंद कर दोगे वो काम करना बंद कर देगा। समझ में आ गया। तो वो एग्जॉस्ट यानी ख़त्म उसी अकाउंटिंग पीरियड में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने गुड्स खरीदे, सर्विसेज खरीदी, पेमेंट किया किसका, सैलरी का, रेंट भरा, एडवर्टाइजमेंट कराया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, तो ये सब आपके क्या है बेटा, एक्सपेंसेस हैं, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आया समझ में। चलो आगे चले, आ जाओ। 9th क्या है बेटा, एक्सपेंस। क्या है, एक्सपेंडिचर नहीं, ये क्या है बेटा, एक्सपेंस, खर्चे।
तो एक्सपेंस क्या होते हैं ज़रा देख लेते हैं। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, यानी जो अपन रेवेन्यू कमा रहे होते हैं, जो अपन रेवेन्यू कमाने के लिए जो अपन खर्चे करते हैं ना, उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, एक्सपेंस बोला जाता है। जैसे सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, क्योंकि जब तक आप ये सब खर्चे नहीं करोगे क्या आप रेवेन्यू अर्न कर पाओगे, क्या आप पैसा कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे। तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल सैलरी देना, वेजेस देना, वेजेस सैलरी देते हैं बेटा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय काम करता है ऑफिस में, वेजेस देते हैं बेटा लेबर को, लेबर काम करता है फैक्ट्री में, ठीक है। आगे आ जाओ, रेंट देते हैं, कमीशन देते हैं, एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस इज ए वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। भाई जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो एक्सपेंसेस बेटा, ये एक्सपेंसेस एक ही साल के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब एक ही साल के अंदर अंदर इनका अपने को बेनिफिट मिल जाता है, एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं मिलता। अब एक्सपेंसेस में भी इन द फॉर्म ऑफ, तो एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं बेटा, कैश पेमेंट में भी हो सकते हैं, जैसे कि सैलरी देते हैं अपन, वेजेस देते हैं, रेंट देते हैं, कमीशन देते हैं। दूसरा, राइटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक द फॉर्म ऑफ डेप्रीशिएशन। अब इसका मतलब क्या है सर, मैंने ये मशीन क्यों लगा रखी है, इसलिए लगा रखी है। सुनो, ये जो मशीन होती है ना बेटा, चलती हैं, ये चलती है ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन खुद हर साल अपने हाथों से इनकी वैल्यू क्या करते चलते हैं, कम करते चलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन, मतलब कम करना। डी फॉर डेप्रीसिएशन, डी फॉर डिक्रीज। और किसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की। कौन सी एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स की। और फिक्स्ड एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स की सर, क्योंकि फिक्स्ड में भी तो दो बता रखे हैं यार आपने। अरे बता रहा हूँ भैया, कौन है, टेंजिबल, सिर्फ कौन, टेंजिबल। तो इंटेंजिबल का क्या होता है, उन्हें राइट ऑफ किया जाता है, उन्हें आगे बताऊंगा, ठीक है शांति। अभी इतना समझ लो अच्छे से, क्लियर, कि भाई डेप्रीशिएशन लगाया जाता है इन फिक्स्ड एसेट्स पे, क्योंकि ये चलती हैं, क्या बोलते हैं, वियर एंड टीयर। इनका क्या होता है, चलती हैं तो ये घिसती हैं, तो वियर एंड टीयर। दूसरा क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, जिसके वजह से अपनी जो पुरानी मशीन होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपन खुद हर साल अपने हाथों से बेचारी अपनी ही मशीनों की वैल्यू क्या कर देते हैं, कम, उसे क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो ये भी खर्चा है बेटा अपने लिए। एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ द करंट एसेट्स लाइक बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हो जाते हैं बेटा, बिजनेस कर रहे हो, उधारी में बेचना पड़ेगा, और उधारी में बेचते हैं तो तुम्हें पता है ना, कुछ लोग कितने बेकार होते हैं बेटा, वो पैसे वापस नहीं देते, उन्हें क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स, बुरे कर्जे अपन जो दे रहे हैं वो। तो वो पैसा नहीं देते तो उनको अपन बैड डेब्ट्स मान के ख़त्म कर देते हैं कि भैया पैसा नहीं आने वाला, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिन गुड्स को अपन ने बेच दिया उनकी कीमत, वो अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है बेटा। तुम जो गुड्स बना रहे हो उसमें कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी बनाने की, लेबर लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, लाइट लगेगी, मशीन लगेगी, वो क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो। एंड डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, तो वो अपने लिए लॉस हो जाता है, एक तरह से एक्सपेंस हो जाता है, तो उसे भी अपन क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। आ जाओ, ये जो लाइन हरी भरी लिखी है, क्यों लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि भाई जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ पे, डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अभी तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा डेबिट साइड क्यों जा रहा है, अपन इसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बस मेरे साथ बने रहना। अकाउंट्स बेटा इतना बढ़िया आ जाएगा तुमको कि कोई सा भी क्वेश्चन कुछ भी घर बैठे बैठे कर लोगे। समझ में आ गया कि नहीं आया, चलो आगे बात करते हैं। 10 कौन पे आ गया भाई, 10 पे आ गए अपना। 10 कौन है बेटा, रेवेन्यू। कौन है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है बेटा टोटल अमाउंट रिसीव्ड, या टोटल अमाउंट रिसीव्ड होता है रेवेन्यू, और रिसीवेबल, ठीक है, क्या लिखा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो रेवेन्यू होता है टोटल अमाउंट रिसीव, मतलब जितना भी अमाउंट आपने क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है, ठीक है, या रिसीव करने वाले हो, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, यानी या तो गुड्स बेच के या सर्विसेज बेच के, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के नॉर्मल ड्यूरेशन में, वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू होता है। फॉर एग्जांपल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, या तो गुड्स को बेच के, या तो आपको रेंट मिला है, या तो आपको क्या मिला है, कमीशन मिला है, वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपकी बढ़िया मेन मार्केट में आपका बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें आपके पास में कितने फ्लोर है बेटा, आपके पास 3 फ्लोर है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक फ्लोर पे आपका खुद का क्लोथिंग का बिजनेस है, ठीक है, तो
सेल ऑफ गुड्स। ठीक, दूसरा फ्लोर आपने कहाँ पे दे रखा है बेटा, रेंट पे दे रखा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है। ठीक है, और तीसरे फ्लोर पे आपका एक और सब्सिडरी बिजनेस है जिसमें आप प्रॉपर्टी का क्या करते हो, सेल एंड परचेज वाला काम करते हो, मतलब आप ब्रोकर का काम करते हो, आप बायर और सेलर को मिलवाते हो। तो उसके लिए आपको क्या मिलती है, कमीशन मिलती है या ब्रोकरेज मिलती है। तो साल भर में आपने जो सेल ऑफ गुड्स से प्लस जो आपने रेंट से प्लस जो आपने काय से कमाया है, आपकी कमीशन से, वो आपका कौन सा रेवेन्यू होता है, वो आपका टोटल रेवेन्यू होता है। रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब या तो वो आपको मिल चुका है, मतलब आपके पास करारे नोट आ चुके हैं या बैंक में पैसा आ गया है, और रिसीवेबल या वो पैसा आपको मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, तो वो आपका होता है टोटल रेवेन्यू। समझ में आ गया। ठीक है, तो इनकम क्या होती है, इनकम वो होती है जब आप इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो, यानी कि जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो, उसके बाद जो बचता है वो आपकी क्या होती है, इनकम होती है। आ जाओ, तो इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू, सरप्लस का मतलब होता है बेटा ज़्यादा। सरप्लस का मतलब क्या, सॉरी, सरप्लस का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू, मतलब सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ज़्यादा। ठीक है, तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस कैसे हैं, कम, यानी आपका जो रेवेन्यू है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स सर्विस रेंट कमीशन, तो वो पैसा कैसा है, ज़्यादा है, और आपके एक्सपेंसेस कैसे हैं, कम है। सबको पता है कि आपकी क्या निकल के आएगी, इनकम। समझ में आया, आ गई बात समझ में। पता है होता क्या है ना, नॉर्मली अपने यहाँ पे लोग बाग जो बता रहे होते हैं ना, अब तो मैं बहुत अच्छे समझ में आया करेगा, मालूम है, लोग बाग जो अपने को बताते हैं ना मेरी इनकम इतनी है, एक्चुअल में वो अपनी इनकम नहीं बता रहा होता, वो क्या बता रहा होता है, रेवेन्यू बता रहा होता है। बहुत से तो रेवेन्यू बता रहे होते हैं क्योंकि उनने उसमें से अभी तक क्या माइनस नहीं करे, एक्सपेंस। तो उनसे पूछो कि आप जो ये बोल रहे हो ये इनकम है या रेवेन्यू है, फिर उसको समझाओ कि सुनो, रेवेन्यू होता है कि जो टोटल पैसे तुम्हें मिले हैं या मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें से तुमने खर्चे घटाए, नहीं घटाए यार, खर्चे घटाओगे तो बोलेंगे इनकम। समझ में आ गया, हाँ, बेवकूफ़ नहीं बनाना बेटा, कॉमर्स के अपन। आ जाओ, तो डेट इज, इट इज़ द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग ए पीरियड। तो इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ ए, डेट इज प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग ए पीरियड। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज गुड्स कॉस्टिंग, एक एग्जाम्पल भी डाल दिया था, मतलब डल रहा है इसमें, क्या है बेटा कि गुड्स कितने के हैं बेटा, 50,000 रुपये के, उन 50,000 के गुड्स आपने कितने में बेचे, 70,000। तो ये जो 70,000 है ना, ये 70,000 आपका रेवेन्यू है, क्योंकि अभी तक आपने इसमें से खर्चा माइनस नहीं करा। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, 50,000 रुपये, 70 में से 50 गए, कितना बचा, 20,000 रुपये। तो ये 20,000 आपकी क्या है, इनकम है। बेटा इनकम एक तरह से देखा जाए ना तो इनकम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेरिजन टू प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे अपन प्रॉफिट, आई थिंक प्रॉफिट ही है शायद नेक्स्ट। हाँ चलो, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लो, पिछला जितना पढ़ाया उसे बहुत अच्छे से पढ़ लो, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।